ब्रह्मांड बड़ा ही विचित्र है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग ग्रहों की आवाजें रिकॉर्ड की हैं, पर कैसे कि पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर जहां वायुमंडल है ही नहीं, या फिर अंतरिक्ष यदि हम पृथ्वी की आवाज भी सुनेंगे तो हमें कैसे सुनाई देगी, क्योंकि वहां पर तो आवाज को ट्रेवल करने के लिए वायुमंडल ही नहीं है। तो फिर ये कैसे संभव हो सकता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन ग्रहों की वो रहस्यमयी आवाजें वैज्ञानिकों द्वारा कुछ इस तरह से रिकॉर्ड की गई है जिसे रिकॉर्ड करने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा और रहस्यपूर्ण है कि इसे पूरी तरह समझने में सदियां लग चुकी हैं और आगे भी हमें हजारों साल लगेंगे, तब भी हम इसे समझ नहीं पाएंगे। इंसानों ने अंतरिक्ष में अनगिनत यान भेजे हैं, वॉयजर, जूनो, कैसिनी और इनसाइट, जो हमारे ग्रहों के बारे में ढेर सारी जानकारियां देते हैं। इन यानों ने ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज्मा तरंगे, रेडियो सिग्नल और भूकंपीय कंपन जैसी चीजों को रिकॉर्ड किया है। चूंकि अंतरिक्ष में वैक्यूम है, इसलिए असली ध्वनि तरंगे यात्रा ही नहीं कर सकती, लेकिन वैज्ञानिक इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नलों या कंपनों को ऑडियो में बदलकर हमें सुनने लायक बनाते हैं। यह आवाज अक्सर डरावनी या अजीब लगती है क्योंकि हमारे रोजमर्रा के अनुभव से अलग होती हैं। तो चलिए आज हम सौरमंडल के सभी ग्रहों की ऐसी ही आवाजों को गहराई से सुनते हैं। सरल भाषा में सबसे पहले ब्रह्मांड की शुरुआत की आवाज से शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इंसानों ने अंतरिक्ष अन्वेषण में बहुत प्रगति की है। हमने न सिर्फ सौरमंडल के ग्रहों की आवाजें खोजी हैं, बल्कि ब्रह्मांड की शुरुआत की आवाज भी खोज ली है। वैज्ञानिकों ने 13.8 अरब साल पुरानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से ध्वनि तरंगों में बदला है। ये रेडिएशन बिग बैंग के बाद बची हुई गर्मी है। हालांकि हमें बिग बैंग की ठीक शुरुआती आवाज नहीं मिली, लेकिन बिग बैंग के 4 लाख साल बाद की आवाज को हम सुन सकते हैं। है ना ताज्जुब की बात? जब हम अस्तित्व में भी नहीं थे, न हमारा सूर्य न हमारे ग्रह, उस समय की आवाज को भी हम सुन सकते हैं। अब आपको वो डायलॉग याद आ रहा होगा कि आवाजें कभी नहीं मरती। जब हम ब्रह्मांड के शुरुआती लाखों सालों की घटनाओं को 20 सेकंड में ढूंढ सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, तो हमें संगीत की बजाय पहले हल्की गड़गड़ाहट, फिर भारी और गिरती हुई आवाज सुनाई देती है। यह आवाज ब्रह्मांड के पहले सितारों के बनने और फैलने को दर्शाती है। यह हमें बताती है कि कैसे घने गैसीय बादल टूटकर सितारे बने और ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। अब बात करते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीकी ग्रह वीनस की। पृथ्वी की बहन कहा जाने वाला शुक्र ग्रह सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, जहां घना वातावरण है। ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ इसका वातावरण है, जिसकी वजह से यहां ध्वनि की गति पृथ्वी से ज्यादा तेज है, लेकिन पिच गहरी और धीमी हो जाती है, जैसे वोकल कॉर्ड्स धीरे धीरे कंपन करें। शुक्र पर बिजली कड़कती है और नासा के मैगेलन या वीनस एक्सप्रेस जैसे मिशनों से मिले डेटा को सोनिफाई करने पर हमें ऐसी आवाजें मिलती हैं जो पानी के अंदर बोलने जैसी लगती हैं। गूंजदार और दबी हुई आवाज। इसमें लाइटनिंग की तेज चटकटाहट होती है, जो ग्रह के घने बादलों में होने वाले तूफानों से आती है। आवाज हमें बताती है कि शुक्र का वातावरण कितना गर्म और दबावपूर्ण है, जहां तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नेपच्यून की आवाज भी दिलचस्प है। यह ग्रह यूरेनस जैसा है। यह एक बर्फीला जाइंट है। वॉयजर 2 ने 1989 में नेपच्यून के पास से गुजरते हुए इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपनों को कैद किया था। जब इन कंपनों को ध्वनि में बदला गया तो हमें समुद्र की लहरों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, हल्की सनसनाहट और लहराती हुई। ये कंपन ग्रह के मजबूत चुंबकीय क्षेत्र और उसके वातावरण में घूमते प्लाज्मा से आते हैं। नेपच्यून पर तेज हवाएं चलती हैं 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक, जो इन तरंगों को प्रभावित करती हैं। यह आवाज हमें नेपच्यून के रहस्यमयी मौसम और उसके छल्लों के बारे में बहुत कुछ समझाती है। अब हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की बारी। यह एक गैस जाइंट है, जहां नासा का जूनो मिशन 2016 से घूम रहा है। जूनो ने जुपिटर की शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को पार करते हुए रेडियो सिग्नल रिकॉर्ड किए। इनमें लाइटनिंग की गड़गड़ाहट और प्लाज्मा तरंग शामिल है। जब जूनो उपग्रह इस ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में घुसा तो उसने बोशाक महसूस किया।
जैसे कोई झटका। उसके बाद तेज टर्बुलेंस जैसा आपको विमान में बैठने पर महसूस होता है। सूरज से आने वाली चार्ज पार्टिकल्स जुपिटर के चुंबकीय क्षेत्र में उछलते रहते हैं, जो इन सिग्नलों को बनाते हैं। ध्वनि में बदलने पर हमें अजीब डरावनी गर्जना सुनाई देती है, जैसे कोई बड़ा तूफान चल रहा हो। जुपिटर के बड़े आकार की वजह से इसमें काफी शोर शराबा है। यह ग्रह तीव्र रेडियो स्टॉर्म बनाता है, तूफान बनाता है, खासकर उसके चंद्रमाओं आइयो और गैनीमेड के साथ इंटरेक्शन करने के बाद। यह आवाज जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट जैसे विशाल तूफानों की कहानी बताती है। मार्स यानी कि मंगल की आवाज थोड़ी सी शांत है। हॉलीवुड फिल्म द मार्शियन में दिखाए गए तेज तूफान से अलग मार्स का वातावरण बहुत पतला है, सिर्फ पृथ्वी के 1% जितना, इसलिए यहां ध्वनि ज्यादा दूर नहीं जाती। नासा के इनसाइट लैंडर ने 2018 में मार्स पर उतरकर सिस्मोमीटर से भूकंपीय कंपन और हवा की आवाज रिकॉर्ड की। इन वेव्स को सुनने पर हमें टोन्ड कम मैग्नीट्यूड वाली गड़गड़ाहट मिलती है, जैसे हल्का कंपन। मार्स की क्रेटर्स सतह की वजह से भूकंपीय तरंगे 1-2 मिनट तक गूंजती रहती हैं, जबकि पृथ्वी पर सेकंड्स में खत्म हो जाती हैं। यह आवाज मार्स के वातावरण, धूल भरे तूफानों और उसके अंदरूनी ढांचे के बारे में विस्तार से बताती हैं, जैसे वहां पानी की संभावना। सैटर्न यानी कि शनि सौर मंडल का दूसरा सबसे विशाल ग्रह है, रेडियो उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने 2004-2017 तक सैटर्न के पास रहकर उसके अरोरा से आने वाली रेडियो वेव्स रिकॉर्ड की। ये अरोरा पृथ्वी के जैसे ही थे, लेकिन ज्यादा तेज थे। ध्वनि में बदलने पर हमें सुर में बांसुरी जैसी कोमल गुनगुनाहट सुनाई देती है, जो धीरे धीरे फटने वाली आवाज और तेज हवाओं में बदल जाती है। फिर ये वापस शांत हो जाती है। यह आवाज सैटर्न और उसके बर्फीले चंद्रमा एनसेलेडस के बीच प्लाज्मा मूवमेंट से आती है। एनसेलेडस से पानी के फव्वारे निकलते हैं, जो सैटर्न के छल्लों को प्रभावित करते हैं। यह हमें सैटर्न के छल्लों और उसके 80 से ज्यादा चंद्रमाओं के इंटरेक्शन को समझाती है। अर्थ की आवाज हम सबके लिए खास है, क्योंकि यही तो वो आवाज है जिसमें हमारी आवाज भी मिली हुई होती है। अरबों सालों से पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, लेकिन हमें इसकी आवाज नहीं सुनाई देती। वैज्ञानिक इसे अर्थ हम कहते हैं, एक स्थिर हल्की हमिंग जैसी, जिसमें कोई नोट्स मिलते हैं। यह आवाज पृथ्वी के महासागरों, हवाओं या भूकंपीय गतिविधियों से आ सकती है, लेकिन ये इतने कम फ्रीक्वेंसी के कि इंसान इसे सुन नहीं सकते। नासा के सैटेलाइट्स से मिले डेटा से यह आवाज बनाई जाती है। अब चंद्रमा की बात, चंद्रमा का कोई वातावरण नहीं है, इसलिए कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन अपोलो मिशन से मिले सिस्मेटिक डेटा को सोनिफाई करने पर हमें रहस्यमयी गूंजदार कंपन मिलता है। और उसी कंपन की वजह से कुछ लोग चांद को खोखला भी बताते हैं, जैसे मूनक्वेक, चंद्रमा पर होने वाले छोटे भूकंप। यह हमें चंद्रमा की सतह और अंदरूनी संरचनाएं बताते हैं। यूरेनस, इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आते हैं, जिसे वॉयेजर 2 ने 1986 में कैद किया था। सौरमंडल के बाहरी हिस्से से गुजरते हुए वॉयेजर ने यूरेनस और नेपच्यून के कंपन रिकॉर्ड किए। ध्वनि में बदलने पर हमें गूंजदार खाली वैक्यूम जैसी आवाजें मिलती हैं। यूरेनस के 13 छल्ले और स्पेस डेब्री की वजह से यह आवाज और भी ज्यादा अजीब और विचलित करने वाली लगती है।
यह ग्रह एक बर्फ दानव है जहां तापमान -200 डिग्री सेल्सियस है और इसका चुंबकीय क्षेत्र तिरछा है जो अनोखे कंपन से बनता है। अंत में मरकरी, सूरज के सबसे करीब। यहां कोई वातावरण नहीं, इसलिए ध्वनि यात्रा नहीं करती। लेकिन अगर हम ग्रह की सतह पर कंपन सुने तो नासा के मैसेंजर मिशन से मिले डेटा से हमें हल्की वाइब्रेशन जैसी आवाज मिलती है। ये सूरज की तेज गर्मी और मरकरी के क्रेटर से आने वाले सोलर विंड इंट्रैक्शन से बनी है, जैसे कोई धीमी थरथराहट। तो दोस्तों, ये थी हमारे सौरमंडल की ग्रहों की रहस्यमय आवाजें। यह हमें ग्रहों के भौतिक गुणों जैसे चुंबकीय क्षेत्र, वातावरण और घटनाओं के बारे में गहराई से बताते हैं। अंतरिक्ष में वातावरण न होने से कई आवाजें हमारी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपन हमें इन रहस्यमय आवाजों से